आज का टॉपिक है कंपेयरिंग दी थ्री सेक्टर्स, यानी कि आपको मालूम है हमारे इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों सेक्टर को आपस में कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग, यही आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले इसमें बताया गया है फाइनल गुड्स के बारे में। देखो, इस टॉपिक में ना बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको सीखने को मिलेंगी। जीडीपी के बारे में नाम आपने शायद सुना होगा, जीडीपी ऐसा कुछ टर्म आपने सुना होगा, जीडीपी ऐसा कुछ, है ना। कोई बात नहीं, जीडीपी यदि आपने सुना है तो ठीक है, और यदि नहीं सुने हैं तो आपके लिए पहली बार ये टर्म आपके लिए है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि जीडीपी का मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। यदि आप लोग टीवी न्यूज़ चैनल ये सब देखते होंगे ना, तो उसमें ना जीडीपी वर्ड बहुत बार इस्तेमाल करता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के उसमें बड़े बड़े लोग बैठे हुए होते हैं, कंट्री के लेवल पे वो लोग सोचते हैं, तो वो लोग जीडीपी के बारे में जरूर बात करते हैं। तो आखिर ये जीडीपी है क्या, इसके बारे में भी आपको इस टॉपिक में मिलेगा पढ़ने को। देखा जाए तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है। देखो, फाइनल गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज। गुड्स का मतलब हमने आपको बताया था जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं। तो फाइनल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो कि इस्तेमाल करने के लिए अब रेडी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम बताते हैं, जैसे आप एक फ़ोन खरीदने के लिए गए और आप एक फ़ोन खरीद कर लेकर आ गए 10,000 रुपया वाला, ठीक है। लेकिन उस फ़ोन को जब आपने खरीदा तो उसको पहले बनाया गया होगा, समय लगा होगा, तब जाकर वो दुकान पे आया, तब उसको आप खरीद पाए ना। यानी कि फ़ोन आप खरीद कर घर लेकर आ गए तो वो फ़ोन हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल गुड कहलाएगा। मतलब कि वो गुड अब इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, एकदम फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट जिसको कि अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, तो वो हमारा कहलाता है फाइनल गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे ना एग्जाम्पल बड़ा तगड़ा दिया गया है, देखना ध्यान से। For example, a farmer who sells wheat to a flour mill for ₹8 per kg. The mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company for ₹10 per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuits. It sells biscuits in the markets to the consumers for ₹60, मतलब कि ₹15 per packet. Biscuits are the final goods, that is goods that रीच द कंज्यूमर। अब इतने लंबे स्टेटमेंट को हमने पढ़ा, इसका मतलब आप एक बार में पूरा समझिए। ठीक है, देखना ध्यान से। यहाँ पे एक किसान है, वो किसान अपने ज़मीन पे गेहूं का खेती करता है। ठीक है, वो गेहूं का खेती करता है, गेहूं को पानी देता है, काटता है, सुखाता है, बोरी में पैक करके एक मिल वाले को, यानी कि जो उस गेहूं से आटा पीसता है, उस मिल वाले को उस किसान ने ₹8 पर केजी के हिसाब से दे दिया। ठीक है, समझिएगा, ये सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट बातों को भी हम यहाँ पे बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहले एग्जांपल समझिए। फाइनल गुड का मतलब समझाया क्या होता है। फाइनल गुड का मतलब जो कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, एकदम फाइनल, उसको अब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया क्या, एक किसान है जो कि अपने ज़मीन पर खेती करता है गेहूँ का। ठीक है, वो गेहूं का खेती किया, काटा, बोरी में पैक किया, सुखा लिया, सब चीज़ कर लिया, और वो अपना सारा का सारा गेहूं एक मिल वाले को जाके दे देता है। कितने रुपए पर केजी के हिसाब से, ₹8 पर केजी के हिसाब से। वो मिल वाला क्या करता है, उस गेहूं को अपने मिल में, आटा चक्की के मिल में पीसता है। पीसने के बाद फिर वो पैकेट में पैक करता है, और फिर वो जाके बिस्किट वाले कंपनी को वो मिल वाला ₹10 पर केजी के हिसाब से बेचता है। देखो, यहाँ पे ₹2 उन्होंने प्रॉफिट कमाया। किसान से उन्होंने कितने में खरीदा, ₹8 में, बेचा कितने में बिस्किट कंपनी को, ₹10 में बेचा। यानी कि यहाँ पे उस मिल वाले को ₹2 का प्रॉफिट हुआ। अब वो कंपनी, यानी कि बिस्किट वाला कंपनी क्या करेगा, उस मिल में, उस आटा में चीनी मिलाएगा, तेल मिलाएगा, चॉकलेट मिलाएगा, कुछ अपना अलग अलग प्रकार की चीज़ों को मिला के बिस्किट वो तैयार कर लिया। अब वो बिस्किट का एक पैकेट ₹15 में बेच रहा है, सोचो, समझना। देखो यहाँ पे ना ये इकोनॉमिक्स है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि बहुत ध्यान सावधानी से पढ़ना है ये चीज़, इसमें कनेक्टेड है हर चीज़, इसमें बताएंगे अभी हम। तो किसानों ने बेचा ₹8 में, मिल वाले ने बेचा ₹10 में। अब ये बिस्किट कंपनी वाला एक पैकेट कितने में बेच रहा है, ₹15 में बेच रहा है ना। तो वो जो ₹15 में पैकेट जाके बेच रहा है, वो ₹15 वाला पैकेट हमारा क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया, क्योंकि अब वो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कंपनी बेसिकली ना 4 पैकेट बेचता है, तो बताओ कितने में बेचा, वो ₹60 में बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे जो खार लास्ट में उन्होंने बिस्किट बेचा, तो बिस्किट हो गया हमारा फाइनल गुड्स, यानी कि
फाइनल प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर तक जाएगा, कंज्यूमर उसका इस्तेमाल कर लेगा। कंज्यूमर मतलब कौन? हम लोग, ग्राहक। ठीक है, आगे बढ़िए फिर देखो ध्यान से। गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड। लेकिन बिस्किट को बनाने में पहले क्या करना पड़ा हमको? आटा को पीसना पड़ा, है ना। आटा में फिर चीनी मिलाना पड़ा, उसमें फिर हमको तेल मिलाना पड़ा। तो यहाँ पे तेल, चीनी, फिर पिसा हुआ आटा, ये सब हमारा क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया। इंटरमीडिएट गुड का मतलब होता है कि फाइनल गुड को बनाने से पहले आपने क्या क्या उसमें ऐड किया, वो हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो वो हमारा क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया। लेकिन जब मोबाइल बन रहा होगा उसमें मेमोरी का स्पेस डाला गया होगा, सिम का डाला गया होगा, बैटरी डाला गया होगा, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर जो भी है उसमें सबसे डाला गया होगा, तो वो सब हमारा क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया। और फाइनल बन के आपके पास मोबाइल आ गया तो वो हमारा क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इंटरमीडिएट गुड का मतलब समझ में आया आपको क्या होता है? तो इंटरमीडिएट गुड का मतलब हो गया कि फाइनल गुड को बनाने में जो पीछे आपने इस्तेमाल किया सामानों को, वो हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड। इसका डेफिनेशन देख लो एक बार। इंटरमीडिएट गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इंटरमीडिएट गुड का मतलब हो गया वो सामान जो कि फाइनल गुड को बनाने में आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड। तो अब यहाँ पे आपको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड समझ में आ गया। अब यहाँ पे जरा समझो, आखिर अब हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। समझा ना? समझना ध्यान से। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods। आज यानी कि जरा समझना ध्यान से, यहाँ पे क्या हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो बिस्किट का एक पैकेट, वो बिस्किट वाला कंपनी 15 रुपये में बेच रहा है। उस 15 रुपये में पीछे जो हमारा सामान लगा उसका भी प्राइस इंक्लूड होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदा, तो उसी 10,000 में बैटरी का भी प्राइस इंक्लूड है कि नहीं? हार्ड डिस्क का भी प्राइस इंक्लूड है, सॉफ्टवेयर का भी प्राइस इंक्लूड है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इंटरमीडिएट गुड का जो प्राइस होता है वो सबका सब प्राइस किस में इंक्लूड रहता है? फाइनल गुड में इंक्लूड रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ आप जाकर दुकान से खरीद लेते हो तो आप जो पैसा पे करते हो वो पैसा आप फाइनल गुड का तो दे ही रहे हो, प्लस इंटरमीडिएट गुड का भी आप दे रहे हो। अच्छा, कभी आप दुकान पे बिस्किट खरीदने के लिए गए और बिस्किट वाला दुकानदार कभी कहता है कि भैया ये बिस्किट हुआ आपका 5 रुपये का, लेकिन उसको बनाने में लगा चीनी 2 रुपये का, आटा 2 रुपये का, 1 रुपये का पानी, यानी कि टोटल 5 रुपये आप बिस्किट का भी दो और 5 रुपये आप इंटरमीडिएट गुड्स का भी दो। ऐसा कहता है क्या दुकानदार? नहीं कहता। इसका मतलब वो हमको 5 रुपये ले रहा है बिस्किट का, इसका मतलब है कि उसी 5 रुपये में इंटरमीडिएट गुड का भी प्राइस इंक्लूड है। कोई दिक्कत इसमें? तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या फाइनल गुड में इंटरमीडिएट गुड का प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, हाँ या ना? बिल्कुल रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हैंड्स द वैल्यू ऑफ ₹60 फॉर द बिस्किट, यानी कि बिस्किट हमारा क्या था? फाइनल गुड था। ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फ्लोर ₹10, यानी कि ये जो 60 रुपये का बिस्किट था हमारा 4 पैकेट, इसमें हमारा ऑलरेडी सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड का प्राइस भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो फाइनल गुड में इंटरमीडिएट गुड का प्राइस भी ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक अब समझ में आएगा आपको। देखो ध्यान से। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्टर फॉर दैट ईयर। अब देखो, आपके कंट्री में या फिर आपके इकोनॉमी में 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों सेक्टर में क्या क्या सामान बना और उस सामान को बनने के बाद मार्केट में वो कितने में बिका। कितने में बिका मतलब उसका प्राइस उसको मिल जाएगा। तो ये हमको बताता है कि टोटल आपके कंट्री के अंदर तीनों सेक्टर ने कितना पैसा जनरेट किया। इसका मतलब आप दोबारा समझिए, क्योंकि अभी हम समझाने वाले हैं जीडीपी, इसी से कनेक्टेड है। हमारे इंडिया में 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों सेक्टर ने क्या क्या बनाया और अब क्या क्या बना के फाइनल गुड्स के रूप में बेचा। ठीक है, तो तीनों सेक्टर ने जो कुछ भी अपना फाइनल गुड्स बना के बेचा, उस फाइनल गुड्स से उसको क्या मिला होगा? पैसा मिला होगा। और इन तीनों सेक्टर के पैसे को आप एक जगह पे इंक्लूड कर दो, इकट्ठा कर दो और उन सभी को एक साथ आप जोड़ दो, वही हमारा कहलाता है जीडीपी।
आगे बढ़ते हैं, अभी आपको और समझ में आएगा। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी। अब जीडीपी होता क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार में पूरा बता देंगे। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, ये बहुत गहरा टॉपिक है, समझना ध्यान से। जीडीपी का अभी आपको फिलहाल बेस बताया जा रहा है, और जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसका बहुत लंबा प्रोसेस है ना। तो पहले आप इसके बेस को समझिए। जीडीपी का मतलब होता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर ने अपना क्या क्या बनाया और क्या क्या बना के फाइनल गुड्स के रूप में मार्केट में जाके बेच दिया। फाइनल गुड्स बना के बेचेगा, इसका मतलब इसको क्या आमदनी होगा ना, फ़ायदा होगा ना। अब तीनों सेक्टर ने क्या क्या बना के बेचा, वो सारे फाइनल गुड्स के वैल्यू को आप एक जगह पे इकट्ठा कर दो, तीनों सेक्टर का इकट्ठा करके पूरे पैसे को आप कैलकुलेट कर दो, और वही पैसा हमारा क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब यदि हम लोग जीडीपी को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो ऐसे करेंगे कि हमारे इंडिया में 3 सेक्टर, इंडिया का किसी भी कंट्री में 3 ही सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन तीनों सेक्टर ने क्या क्या फाइनल गुड्स बनाया, बना के मार्केट में क्या बेचा, बेचने के बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ, उन सारे पैसे को, तीनों सेक्टर के पैसे को आप एक जगह पे इकट्ठा कर दो, कैलकुलेट कर दो, जोड़ दो सबको कितना हुआ, और जो आपके सामने वैल्यू आएगा 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ जो भी आएगा, वही हमारा उस कंट्री का क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपके कंट्री के अंदर एक साल के अंदर तीनों सेक्टर ने कितना ज़्यादा इनकम जनरेट किया, इसका मतलब ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब। अच्छा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या, अपने घर का। अपने घर का मतलब कहाँ का, इंडिया का। तो यहाँ पे हो गया कि आपके इंडिया में जो 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन तीनों सेक्टर ने मिला के कितना ज़्यादा सामान को बनाया, सामान को बना के कितना ज़्यादा पैसा उन्होंने क्रिएट किया, उन सारे पैसे को एक साथ जोड़ दो, वो मिल जाएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि जिस कंट्री का जीडीपी अच्छा होगा वो उस कंट्री का ग्रोथ ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। जैसे हमारे कंट्री का जीडीपी अमेरिका के कंपैरिजन में बहुत नीचे है, मतलब ये हो गया कि हमारे कंट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर मिला के उतना ज़्यादा पैसा जनरेट नहीं कर पा रहा है जितना कि अमेरिका का कर ले रहा है। इसीलिए अमेरिका का हम लोग क्या कहते हैं, बहुत आगे कहते हैं कि जीडीपी अमेरिका का बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है कि अमेरिका का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो 3 सेक्टर हैं वो बहुत आगे बढ़ चढ़ के अपना सामान बना रहा है, मार्केट में भी बेच रहा है और वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। ठीक है, अब कोई दिक्कत जीडीपी में होगा तो जीडीपी का जो प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो एक साल के अंदर तीनों सेक्टर ने मिला के कितना फाइनल गुड्स मार्केट में बेचा, उन सभी के सभी फाइनल गुड्स के प्राइस को आप एक जगह पे इकट्ठा कर दो, कैलकुलेट कर दो, जो आपके सामने वैल्यू आएगा 60 करोड़, 70 करोड़, 80, 90 करोड़ जो भी आएगा, वो सब हमारा कहलाएगा जीडीपी। और जितना अच्छा जीडीपी होता है उतना अच्छा कंट्री का ग्रोथ माना जाता है। मतलब क्या कि आपके कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है मतलब आपका कंट्री रिच है। लेकिन अभी भी हम लोग अमेरिका के कंपैरिजन में इंडिया हमारा बहुत पीछे है। क्यों पीछे है, क्योंकि इंडिया का जीडीपी बहुत नीचे है, और आज भी इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मिला के उतना ज़्यादा हम पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जितना कि अमेरिका कर ले रहा है। इसीलिए अमेरिका का जीडीपी आगे है, हम लोग पीछे हैं। ठीक है, याद रखना, जिस कंट्री का जीडीपी अच्छा होगा उस कंट्री का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। जीडीपी अच्छा होने का मतलब क्या है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा होना, हाईली प्रोडक्ट होगा, वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा होगा। जैसे अभी चाइना का देखो, चाइना का सामान हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, तो बताओ चाइना का जीडीपी कितना होगा, इंडिया से बहुत आगे है, क्योंकि वहाँ पे फाइनल गुड्स बहुत तैयार किए जाते हैं और बेचे जाते हैं, तो उनको वैल्यू भी तो मिलता है कि नहीं। जैसे बहुत सारा मोबाइल कंपनी तो चाइना का ही है कि नहीं, तो वो अपना फाइनल गुड बना के इंडिया में भी बेच रहा है, जापान में भी बेच रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी बेच रहा है, अमेरिका में भी बेच रहा है, सऊदी अरेबिया में बेच रहा है, रसिया में बेच रहा है, अलग अलग जगह पर वो अपना फाइनल गुड बना के बेच रहा है। मतलब कि उसको अपने फाइनल गुड का अलग अलग जगह पर प्राइस मिल रहा है, और प्राइस मिल रहा है तो वो किसको मिल रहा है, चाइना को ही मिल रहा है ना। तो चाइना का जीडीपी क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। तो जीडीपी हमको ये बताता है कि किस कंट्री का इकोनॉमी अच्छा है। तो अभी फिलहाल हमारे इंडिया का इकोनॉमी उतना अच्छा
नहीं है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भी अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री लग रहे हैं। और इंडस्ट्री लगने का सिंपल सा मतलब क्या है? सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द टास्क ऑफ मेजरिंग GDP इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। अब सवाल है कि इंडिया में GDP कैलकुलेट करता कौन है? कैसे पता चलता है गवर्नमेंट को यानी कि भारत सरकार को कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी सेक्टर में इतना पैसा जनरेट हुआ, सेकेंडरी में इतना पैसा जनरेट हुआ, टर्सरी में इतना पैसा जनरेट हुआ, सबको आपस में जोड़ो तो कंट्री का GDP मिल जाएगा? कैसे पता चलता है उनको? ये पता करता है एक गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट ही बना हुआ है जो कि इन्हीं सारे कामों में लगा हुआ है। ठीक है, जैसे आगे देखो, दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट्स द GDP। अब इसका मतलब समझो क्या हुआ। देखो, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी फिलहाल पटना में हैं। जैसे मान लीजिए कि पटना के अंदर मेरा एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है जो कि जूता बनाता है। ठीक है, चलो मान लो जूता बनाता है, तो वो फैक्ट्री हमारा एक दिन में लगभग लाखों लाखों जूता बना देता है और मार्केट में बेच भी देता है। तो वो फैक्ट्री हमारा जूता बना रहा है, तो वो किस सेक्टर के अंदर आएगा पहले बताओ? सेकेंडरी में आएगा। सेकेंडरी में आ गया तो सेकेंडरी सेक्टर में हमारा फैक्ट्री आ गया, हम जूता बना रहे हैं। ठीक है, तो जूता बना के जो हम मार्केट में बेच रहे हैं वो पैसा तो मेरे पास आ रहा है, तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ गया? तो फिर वो कैसे पता करेगा कि इसका GDP इतना हुआ, इतना कम हुआ, इतना बेसी हुआ? कैसे पता चलेगा? समझना ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पे पटना में मेरे पास एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है जो कि जूता बनाता है। वो एक दिन में लाखों जूता बना देता है और लाखों जूता बना के वो बेच भी देता है, तो सारा का सारा पैसा तो मेरे पास आया। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ गया? जो वो पता करेगा कि GDP हमारे भारत का इतना घटा, इतना बढ़ा, उसके पास तो पैसा नहीं गया। लेकिन भारत सरकार के पास पैसा गया। कैसे गया? टैक्स के रूप में। हर इंडस्ट्री अपना टैक्स भारत सरकार को देता है। जैसे हर एक इंडस्ट्री आपको जो इंडिया में दिख रहे हैं ना, वो एक साल में कितना सर्विस अपना प्रोड्यूस किया, कितना गुड्स बनाया, वो सबका सब जायजा भारत सरकार को देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए महिंद्रा है, टाटा है, जैसे एग्जांपल लेते हैं टाटा का। टाटा क्या करता है? बेसिकली गाड़ी बनाता है, भारी भारी गाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब बनाता है। तो वो एक साल में कितना ट्रैक्टर बनाया, कितना ट्रक बनाया, उसको बेचा कितने में, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सबका सब एक पेपर में उसको लिख के भारत सरकार को देना पड़ता है। और भारत सरकार उसी से अंदाज़ा लगाता है कि हमारे इंडिया का GDP इतना है। अब बात समझ में आया? तो जितने भी आप इंडिया में फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्री ये सब देखते हो, सब कोई एक साल के अंदर कितना सामान बना रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस सब का सब जायजा भारत सरकार को देना पड़ता है। तभी जाकर वो पता कर पाता है, एक एवरेज निकालता है कि हमारे भारत का GDP बढ़ रहा है या घट रहा है। GDP बढ़ने का और घटने का मतलब क्या है? आपके कंट्री में फाइनल गुड्स का ज़्यादा होना फिर कम होना, ये बताता है ना GDP हमको। तो ये हमारा करता कौन है? बेसिकली ये हमारे भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, वो करता है। और किसके हेल्प से? अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प से, यूनियन टेरिटरी के हेल्प से। तो दिक्कत इसमें बात समझ आया? अब अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर GDP कैलकुलेट करने का जो जिम्मेदारी है वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन किसके हेल्प से करता है? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट के हेल्प से करता है। कोई दिक्कत इसमें? और अच्छा, इसमें यदि पूछ ले कि कैसे कैलकुलेट करता है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे बेसिकली क्या करता है वो, हर एक कंपनी का, हर एक इंडस्ट्री का, हर एक फैक्ट्री का, हर भारत सरकार उसका क्या करता है? एक जायजा लेता है। उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली एक पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि ये लिखा रहता है कंपनी ने एक साल में कितना सामान बनाया, कितना बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सब चीज़ उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से कंपनी उससे टैक्स भी लेती है, और उसी के हिसाब से कंपनी से टैक्स गवर्नमेंट लेती है, और उसी के हिसाब से गवर्नमेंट पता लगाती है कि हमारे कंट्री का GDP घट रहा है कि बढ़ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? तो GDP समझ में आया? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।